हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक एंड किसमें इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सब लोगों ने सुना कि शम्मी को गुस्सा आ जाता है सब वहाँ पे अशोक को देख के। खैर, अशोक आता है, शम्मी व्यंग से कहते हैं तो कहाँ है तुम्हारे बॉस? अशोक कहते हैं आ रहे हैं, तुम अंदर तो चलो, यहीं दरवाजे पर ही मिलोगी क्या? व्यक्ति शम्मी से कहते हैं आई एम सॉरी। शम्मी कोई जवाब नहीं देती, बस वहाँ से हटकर जाकर बार काउंटर पर बैठ जाती है। अशोक युक्ति से बोलता है, युक्ति तुम जाकर रिया के पास बैठो, उसे अभी वहीं रहने दो, अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। एंड हेल्प करने के लिए थैंक यू। युक्ति कहती है आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको नहीं पता वो अपने पापा से कितनी नाराज है और आप लोग जबरदस्ती उनसे कुछ करवा नहीं सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये बात, फिर भी बात कहीं बनने की बजाय बिगड़ ना जाए। अशोक पल भर उसे देखता रहता है और फिर बोलता है कुछ दिनों में बहुत अच्छे से समझने लगी हो शम्मी को, साथ रहने लगी हूँ, अभी भी नहीं समझूंगी। अब मुझे डर लग रहा है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। टेंशन ना लो, तुमसे नाराज नहीं रह पाएगी, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। होप सो, पर अगर ठीक नहीं हुई तो तुम रिया के पास जाकर बैठो, मैं उसे देखता हूँ। अच्छा सोचा, उन्हें ड्रिंक मत करने दीजिएगा। और ये कहकर वो रिया के पास चली जाती है। अशोक शम्मी के पास पहुंचता है तो वो ड्रिंक ऑर्डर कर चुकी थी। बारटेंडर ने ड्रिंक का ग्लास शम्मी के सामने रखा तो अशोक ने पूछा क्या पी रही हो? शम्मी ने कहा जहर, पीना हो तो ऑर्डर कर लो। अशोक शम्मी के तेवर देखकर समझ गया था कि युक्ति ठीक कह रही थी, बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। शम्मी उखड़ी हुई थी, पर अब क्या किया जा सकता था। उसने अपने लिए भी ड्रिंक का ऑर्डर दिया और मन ही मन बड़बड़ाया, ये बाप बेटी के बीच में खून की तरह पिस रहा हूँ। ड्रिंक सर्व हुई तो एक बार में गटक गया और फिर बोला अब भुगतना तो पड़ेगा ही, ओखली में सर दिया है तो फुड़वाओ। तभी घोष बाबू दरवाजे से एंटर हुए तो अशोक बोला सर आ गए। तो शम्मी ने मुंह बनाकर कहा क्या करूं, आरती उतारूं, जाकर स्वागत में गीत गाऊं? अशोक ने गहरी सांस ली, भगवान कहाँ फंस गया, और फिर घोष बाबू के पास चला गया। इधर शम्मी ने दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर ली थी और अशोक घोष बाबू से बोले सर बाहर में ही चले। घोष बाबू दो पल सोचते रहे, फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोले ठीक है चलो। घोष बाबू आकर शम्मी के बगल वाली सीट पर बैठ गए, पर शम्मी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। बारटेंडर ने शम्मी के सामने ड्रिंक सर्व की, गनीमत थी कि सॉफ्ट ड्रिंक थी। अशोक ने राहत की सांस ली। बारटेंडर घोष बाबू से ऑर्डर लेने लगा। बातचीत की शुरुआत हुई, घोष बाबू ने की। मैंने कहा सुना है अपनी माँ के फ्लैट पे रह रही हो किसी लड़के के साथ। शम्मी ने कहा सुना है या जासूसी करवाई है? ये लड़की वही है ना, बंसल की जानने वाली जो हमारे घर पर आती थी? शम्मी ने कहा जिससे जासूसी करवाई उसने बताया नहीं क्या आपको? घोष बाबू ने कहा उस लड़की के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है? शम्मी ने कहा यही पूछने के लिए बुलाया मुझे, ये तो आपका जासूस भी आपको पता करके बता देता, मेरा टाइम खराब करने की क्या जरूरत थी? आपके साथ अपनी लव लाइफ डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। शम्मी खड़ी हो गई तो घोष बाबू बोले बैठो, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। अशोक उसे पकड़कर बिठाता हुआ बोला बैठ जाओ, और अब जब आमने सामने हो तो ठीक से बातें क्लियर कर लो, प्रोफेशनलिज्म नाम की एक चीज़ होती है वही दिखा लो। शम्मी अशोक को घूरती रही तो अशोक बोला मुझे बाद में घूर लेना, अभी बैठकर आराम से बात कर लो प्लीज़,
ताकि तुम्हारे पापा मेरा पिंड छोड़ दें। मैं परेशान हो गया हूँ। शम्मी बैठते हुए बोली, कहिए, बताइए क्यों बुलाया है। घोष बाबू ने कहा, तुम कल से ऑफिस आना शुरू करो, इंग्लैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दो। शम्मी ने कहा, नहीं हो सकता, और कुछ है तो बताइए। क्यों नहीं हो सकता? तुम उस लड़की के प्यार में इतनी पागल हो गई हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहती हो। तुम्हें अपने बाप तक का भी ख्याल नहीं आया? मेरे लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? घोष बाबू की आवाज़ ऊंची हो गई थी, पर अंत तक आते आते उनकी आवाज़ में सेल्फ पिटी आ गई थी। इमोशनल करना चाहते थे शम्मी को। शम्मी बोले, अपनी बारी आते ही आपको मेरे फर्ज याद आने लगते हैं। जब आपने मुझे घर से निकाला और डिसऑन किया ना, और डिसऑन किया और बात यहाँ काम के बारे में होनी थी, उसे काम तक रखिए। उस लड़की को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और मेरे फर्ज उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन मुझे निकाल दिया था, डिसऑन कर दिया था। मैं इंग्लैंड उस लड़की के लिए नहीं, अपने लिए जा रही हूँ। मैं हमेशा से इंग्लैंड में रहना चाहती थी, इसलिए जा रही हूँ। अपनी खुद की पहचान बनाने जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी और सपने जीने, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे सब पहचानते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। एक तरह से यहाँ से जाकर मैं आप पर ही फेवर कर रही हूँ। आपके डिसऑन करने के बावजूद मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ कि आपका नाम मेरी वजह से खराब ना हो। इससे ज़्यादा कुछ करने की उम्मीद आप मुझसे ना रखें। घोष बाबू गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे चाहती हो? मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। इतने अच्छे परिवार में रिश्ता कर रहा हूँ, लड़का भी अच्छी जॉब पर है, सेटल्ड है, लाखों में उसका पे आता है, इंग्लैंड में ही उसका घर है, वो भी वेल फर्निश्ड। शादी करके के ऐश और आराम की जिंदगी जीती, पर तुम्हें तो दर बदर भटकना है, मजदूरी करनी है, अपनी लाइफ को खुद से आग लगा रही हो। अभी एक मामूली लड़की के लिए, जिसके पास ना तो अपना कहने को कोई है और ना खुद का कुछ है। एक क्रिमिनल लॉयर होकर तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है। तुम्हारा हमेशा से यही हाल रहा है, तुम हमेशा से मूर्ख ही रही हो। लड़कियां आती हैं, तुम्हें बर्बाद करके निकल जाती हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हो, तुम बनती हो, हर बार जानती हो। कभी अपनी मूर्खता और गलतियों से सबक नहीं लिया तुमने, और इस बार भी वही कर रही हो। घोष बाबू सांस लेने के लिए रुके तो शम्मी ने कहा, आप मेरा और अपना दोनों का तमाशा बना रहे हैं। और फिर अशोक की तरफ देखकर बोले, इसी सब के लिए बुला रहे थे ना? मुझे पता था यही सब होगा, इसलिए नहीं आ रही थी। और अब मुझे प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद मत करना, ना ही अब मैं कुछ सुनूंगी। घोष बाबू बोले, सुनोगी? जैसी घटिया लाइफ स्टाइल तुम्हारी, उसकी वजह से तुम बातें भी सुनोगी और जलील भी होगी। अभी तुमसे तुम्हारे बाप की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, बाकी लोगों की कैसे करोगी? अभी जवानी के जोश में तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, पर कुछ सालों बाद जब होश ठंडा पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा तुमने मेरी बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। जिस लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर जा रही हो, एक दिन वो तुम्हें धोखा देगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। शम्मी का दिमाग खराब होने लगा था, उसका सब्र जवाब दे गया था। वो चिल्लाकर गुस्से में बोली, उस लड़की का नाम युक्ति है और हम दोनों प्यार करते हैं। घोष बाबू व्यंग से मुस्कुराए और बोले, प्यार? प्यार तो वो लड़की भी करती थी। वो क्या नाम था उसका, वो क्रिश्चियन लड़की? धोखा दिया ना उसने, तुम्हारे जान की बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी उसने। उस वक्त तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें उस गंदगी से खींच लाई, पर अब कुछ हुआ तो मैं नहीं आऊँगा। मुझे अगर बर्बाद होना है तो आप मेरी किस्मत नहीं बदल पाएंगे, इसलिए मत आइएगा। आपको मेरे फर्ज दिखाई देते हैं, अपने नहीं। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए आपका फर्ज नहीं है कि आप मेरी खुशियों का भी ध्यान रखें? मगर आपने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। हमेशा आपको क्या चाहिए वो बताते रहे। शम्मी, इस बार इतने % मार्क्स आने चाहिए। शम्मी, तुम्हारी मेरिट आनी चाहिए। शम्मी, तुम लॉ पढ़ोगी। शम्मी, इस कॉलेज में एडमिशन होना ही चाहिए तुम्हारा। कभी मुझसे पूछा मैंने क्या पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट किस में था? आपने मुझे हमेशा उस गलती के लिए ब्लेम किया जो मैंने की ही नहीं। मम्मी की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया, जबकि मुझे आखिर में पता चला कि उन्हें कैंसर है। आप दोनों ने कभी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उस दिन भी क्या आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था कि आप अपने दोस्त से मिलने नहीं रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं?
मुझे कोई क्यों कुछ नहीं बताता, क्यों सब मेरे लिए डिसाइड करते हैं। यही काम मम्मी किया करती थी। 12 साल की बच्ची जिसे कुछ नहीं पता, उसे आकर अचानक से एक दिन यहाँ से लाखों मील दूर इंग्लैंड के बोर्डिंग में डाल दिया गया। क्यों? कभी बताने की जरूरत नहीं समझी। और भी मुझे खुशियां सुखी देखने के लिए मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। आप बस इस समाज के नियम, अपनी जिद और अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए शादी करवाना चाहते हैं। बस ये साबित करना चाहते हैं कि लोगों के सामने ये प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैंने अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है, कितनी धूमधाम से शादी की है, लाखों रुपया खर्च किया है। मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंस को आप घटिया लाइफस्टाइल बताते हैं और खुद इस सोसाइटी के रिडिकुलस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की खुशियों को साइडलाइन कर देते हैं। आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। आप बाप होकर मुझे धोखा दे रहे हैं और वो लोग मेरे कुछ नहीं लगते थे। उन दोनों पर मैंने ट्रस्ट किया था क्योंकि उस लड़की से मुझे प्यार था, क्योंकि उस वक्त वही दोनों माँ बेटी मेरे पास थी। 2 से 3 सालों तक वही दोनों थी जो मेरी खुशी, गम, बीमारी, इमोशनल सपोर्ट और हर जरूरत में मेरे साथ थी। 14-15 साल की बच्चे से आप 30-40 साल की समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शम्मी उठकर खड़ी हो गई थी और बोली, आइंदा आप मुझसे मिलने मत बुलाइएगा। यहाँ से आपका मेरा रास्ता अलग है और अब कोई बहाना, कोई झूठ काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। घोष बाबू बोले, तुम मुझे सुनाना चाहते थे, मुझे ब्लेम कर लिया जी भर के, अपने मन की फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। मैं बस तुम्हें सेटल्ड, खुश और कामयाब देखना चाहता था। तुम्हें लॉ पढ़ाया, देखो आज तुम अच्छे और बड़े लॉयर में काउंट होती हो। तुम्हारा कितना नाम है, लाखों में फीस है तुम्हारी। तुम्हें एज ए लॉयर अफोर्ड करना आसान नहीं है। अपनी मर्जी के केस लेती हो, मन करता है, पसंद आता है तो केस लेती हो, मजबूरी में नहीं और लोगों की तरह। शम्मी ने कहा, पापा अपनी मर्जी कहीं तो चलाऊंगी ना। मैं लॉ नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं मम्मी की तरह फॉरेन मिनिस्ट्री में जाना चाहती थी। हो सकता था मैं वहाँ ज़्यादा सक्सेस गेन करती। आपके और मेरे खुश होने के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। और एक कमाल की बात बताऊं आपको, आप ही की तरह एक कमाल की बात बताऊं आपको, आप ही की तरह वो शेख भी मुझे खुशियां देना चाहता था। उसे भी मैं एक नज़र में पसंद आ गई थी। उस वक्त तो और यंग थी, 14-15 साल की। उसके हरम में भी हर ऐशो आराम था। बदले में मुझे उसे खुश करना था, और फिर जो मैं मांगती वो चीज़ हाजिर हो जाती। फर्क सिर्फ इतना था, वहाँ मुझे वो हर रात रौंदता। घोष बाबू एकदम से बोले, चुप हो जाओ। पर शम्मी चुप नहीं हुई और बोली, और यहाँ आपकी पसंद की शादी में आपका अपॉइंट किया हुआ दामाद होता। घोष बाबू गुस्से में चिल्ला है, चुप। आवाज गुस्से में इतनी तेज थी कि युक्ति और रिया भी चौंक गई थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।